हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करेंगे मूल अधिकारों पर। पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम में जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं मूल अधिकार, किस प्रकार से ये काम करते हैं और इनके प्रति क्या क्या संवैधानिक प्रावधान जो है भारतीय संविधान में दिए गए हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि फंडामेंटल राइट्स। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है अपनी सफलता में ना। चलिए, और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इससे पहले वाले लेक्चर जो हैं वो अच्छे से आपने कंप्लीट किए होंगे, उनके प्रॉपर नोट्स बनाकर उनका रिवीजन आप कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। पढ़ते हैं कि मूल अधिकारों के बारे में। इसकी अपने इस लेक्चर की PDF जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल बंसल क्लासेस सीकर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी ना। चलिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे मूल अधिकार। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, पहले अपन इंडेक्स बनाते हैं अपनी क्लास का कि हम मूल अधिकारों में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इसको लेकर एक इंडेक्स बनाते हैं। क्या? जैसे मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसमें इस चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले तो वो बेसिक जानकारी लेंगे, जैसे कि कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद हैं। तो बेसिक इन्फो जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल सरसरी जानकारी है, उसके बारे में बात करेंगे, बेसिक इन्फो के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करें तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि इनकी इतिहास क्या रहा है, इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की चर्चा होना कब प्रारंभ हुई थी, कैसे, कौन सी समिति संविधान सभा में इसकी बनी थी, उस प्रकार से बनेंगे। और फिर अपने इसमें बारे में बात करेंगे कि कितने मूल अधिकार हैं, उन पे चर्चा करेंगे, कितने मूल अधिकार हैं। और फिर एक एक को ढंग से क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये अपने देखेंगे। यहाँ तो चार्ट बनाएंगे अपन, चार्ट की कितने, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक कौन सा अधिकार मेंशन किया गया है, फिर यहाँ व्याख्या करेंगे। लास्ट में अपन इसमें पढ़ेंगे कि इसका संशोधन संबंधित, जो संशोधन से जुड़े हुए जो भी वाद हैं, जो भी केस जो हैं, उन केसों की चर्चा करेंगे कि वो केस कौन कौन से हैं। क्लियर है? मूल अधिकार, हालांकि बीच में अपन मूल अधिकारों की विशेषताएं भी लिखेंगे, इतिहास के बाद इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख करेंगे। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जो प्रश्न आते थे वो प्रश्न आते थे सिंपल तरीके से कि अनुच्छेद 17 में कौन सा क्या बात लिखी है, अनुच्छेद 16 में क्या बात लिखी है, इस प्रकार से सिंपल साधारण प्रश्न आते थे। लेकिन अब आप पिछले 3-4 साल का पैटर्न देखेंगे तो आपको एक देखने को मिलेगा, एग्जाम कोई भी हो, सभी पैटर्न में चेंज आ गया है और सभी पैटर्न में स्टेटमेंट क्वेश्चन आना प्रारंभ हो गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि स्टेटमेंट क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने जो लेंथी है या फिर कहेंगे थॉट प्रोसेस वाले, थॉट्स वाले प्रश्न आ गए हैं कि आपको सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, इस प्रकार के प्रश्न आ गए हैं। और अगर इन प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को अपन डेप्थ में कवर करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे। कोई केस है, कोई संशोधन है, सब में, किसी आर्टिकल में, और साथ में सब आर्टिकल के साथ करेंगे। इसमें व्याख्या जो करेंगे, इसमें सब आर्टिकल की अपने, जैसे 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, तो 15(6) तक क्या क्या बात की गई है, 16(1) से लेके 16(6) तक क्या बात की गई है, वो कंप्लीट डिस्कशन अपन करेंगे। तो कहने को एक ये आपका पूरे तरीके से एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें पूरे मूल अधिकारों के सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो कवर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा कि सबसे पहले अपन किसकी बात करें, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में देखें तो पहला ही सवाल क्या उठेगा कि भैया ये मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार है क्या? देखिए, मूल शब्द है, मूल फंडामेंटल कहें, आधारभूत कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। जो चीज किसी के लिए अनिवार्य हो वो हमारा मूल है। कि मतलब अधिकारों की बात हो रही है तो एक व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए जिन जिन अधिकारों की जरूरत होगी वो क्या कहलाएंगे, मूल अधिकार। आप कहेंगे ये परिभाषा तो मानवाधिकार की होती है कि एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए, सम्मान पूर्वक गरिमामयी जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है वो मानवाधिकार कहलाते हैं। क्लियर है? मैंने इससे पहले यही कहा आपको। लेकिन जिन मानवाधिकारों को संविधान में, जिन मानवाधिकारों को संविधान द्वारा क्या दे दी गई है, गारंटी दे दी गई है, वो क्या बन गए हैं, मूल अधिकार बन गए हैं। वो क्या बन गए हैं, मूल अधिकार बन गए हैं। तो मूल अधिकार क्या है?
मूल अधिकार एक व्यक्ति के सामान्य आवश्यकता वाले अधिकार जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। जब उन अधिकारों को संविधान में या किसी संस्था के द्वारा गारंटी, किसी राज्य के द्वारा गारंटी दे दी जाए, तब उन्हें हम क्या मान लेते हैं? मूल अधिकार मान लेते हैं। और इनकी दो खास बातें, मूल अधिकारों की डेफिनेशन में हम दो तत्वों को ध्यान रखेंगे। एक तो क्या कि एक तो इन्हें गारंटी दी गई है, दूसरा और एक ये व्यक्ति के विकास के लिए क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। ये दो क्वालिटी जहां होंगी वो हमेशा क्या बने जाएंगे? मूल अधिकार माने जाएंगे। मूल अधिकारों के यही दो तत्व हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? जैसे अब उदाहरण से समझो कि अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य क्यों है? क्योंकि जैसे स्वतंत्रता, समानता, जब तक स्वतंत्रता, समानता जैसी विशेषताएं नहीं होंगी, जैसे अधिकार नहीं होंगे, तब तक एक व्यक्ति खुलकर अपना विकास नहीं कर सकता। और इसका उदाहरण अपने पास है जो अपनी आरक्षण की व्यवस्था है, जो वर्तमान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, वह आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों को दी गई है, वो किस वजह से दी गई है? क्योंकि उनके पास पुराने समय में क्या नहीं था? समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार नहीं थे। इसलिए आज उनकी स्थिति जो है वो बाकी समुदायों की तुलना में कमजोर है। तो इससे आप लगा सकते हो अंदाजा कि हमें मूल अधिकार क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल अपने समाज में है, आरक्षण व्यवस्थाओं का आधार ही क्या है कि इन अधिकारों का ना होना ही आज हमारी आरक्षण व्यवस्था का क्या है? आधार है कि पुराने जमाने में ये अगर ये अधिकार दिए गए होते तो आज हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है? तो ये कहा गया है मूल अधिकारों के बारे में। अब देख लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में कि सामान्य इंफॉर्मेशन जैसे क्या क्या पढ़ेंगे अपन। देखो जरा कि एक तो कौन सा भाग है, एक कौन सा अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद हैं इसमें, और इसका स्रोत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, ये देख लेंगे। और क्या देख सकते हैं अपने? अच्छा, कौन सी सूची में है, और संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। ये सब मोटे मोटे पॉइंट हैं, मेन पॉइंट है जो मैं आपको यहां कवर करने वाला हूं। भाग की बात करें तो भाग नंबर 3 है। अनुच्छेद नंबर बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 से 35 तक है। स्रोत की बात करें तो इसकी स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान इसका स्रोत है, अमेरिका इसका स्रोत है। प्रकृति की बात करें तो ये वाद योग्य है, न्यायोचित प्रकृति के हैं, जस्टिसिएबल हैं। न्यायोचित कुछ भी शब्द मिल सकता है पेपर में, न्यायोचित है। जस्टिसिएबल है। सूची की अगर बात करें तो किस सूची में है? संघ सूची का विषय है। और अगर संशोधन करना है तो इसके लिए कैसा बहुमत चाहिए होगा? विशेष बहुमत जो है वो अनिवार्य होगा। ये इसमें बातें कही गई है। क्लियर है? तो ये चीजें आप पॉइंट्स बना दिए मैंने ताकि प्रश्न बने तो बिल्कुल इजीली आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ रखे हैं। इस प्रकार से मैंने प्रश्न की फॉर्मेट में इनको लिख दिया है। अब यहाँ समझाने वाली बातें समझा देता हूं थोड़ी सी, देख लीजिए जरा। क्या कि सबसे पहले भाग 3, भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। अब आपको मैग्ना कार्टा क्या होता है आपके मन में सवाल आएगा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जब किसी प्राधिकारी द्वारा या राजा द्वारा एक व्यक्ति को लिखित में अधिकार पत्र जारी किए जाते हैं, लिखित में उसे अधिकार दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ये 1215 में जारी हुआ था, ब्रिटेन में जारी हुआ था। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सम्राट जॉन ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे। सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे, तो वो अधिकार जो दिए थे, जिस पत्र पर लिखकर दिए थे, वो पत्र क्या कहलाता है? अधिकार पत्र। इंग्लिश में कहेंगे मैग्ना कार्टा। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, विद गारंटी दिए गए हैं, तो उनको हमने क्या कहा है? भाग 3 को। इसलिए हमने क्या कहा है? मैग्ना कार्टा कहा है। अब बात करते हैं, स्रोत अमेरिका है इसका। ठीक है, अमेरिका स्रोत है। अच्छा, यहां देख लो 12 से 35 में, 1235 में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।
हालांकि मूल रूप से कितने थे, 7 थे, अभी कितने हैं, 6 हैं, मतलब एक हमने गायब कर दिया है। गायब कौन सा किया है उसकी चर्चा अपन कर लेंगे। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स आया था 1791 में। अमेरिका में कब आया था? अमेरिका में ये अपने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से जोड़े गए थे। बिल ऑफ राइट लाया गया था 1791 ईस्वी में, और ये अपने 10वें संशोधन द्वारा अमेरिकी संविधान में इन्हें जोड़ा गया था। ये बात अमेरिका वाली है, एक्स्ट्रा है, याद रख लेना, याद रह जाए तो भला, नहीं रहे तो भी इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लेना ताकि बाई चांस पेपर में बन जाए, क्योंकि आजकल पेपरों का कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ से प्रश्न बना रहे हैं एग्जामिनर, तो डेप्थ ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं इंसिस्ट करूंगा, आपको याद करने के लिए बता दूंगा वहाँ पे, लेकिन जो चीज़ नहीं होगी या लगेगा कि ठीक ठीक है भी, आ भी सकती है नहीं भी, तो मैं वहाँ थोड़ा सा आपको बता दूंगा ना एक बार। चलिए तो एक बार देख लीजिएगा, बिल ऑफ राइट्स है अमेरिका में। हालांकि मैंने जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया था संविधान के स्रोत, उसमें भी चर्चा की थी कि संविधान के स्रोत जो हैं वो हमने उसमें पढ़ते हैं अपन की मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए थे, अमेरिका से लिए थे, लेकिन वहाँ पे मूल अधिकार अनलिमिटेड थे, वहाँ कोई सीमाएं नहीं ली थी। इस 10वें संविधान संशोधन से जब मूल अधिकार अमेरिका में जोड़े गए तो वहाँ प्रतिबंध नहीं स्पष्ट किए गए थे, जैसा कि भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध हैं। राज्य की अवमानना है, न्यायपालिका की अवमानना है, विदेशी मित्रवत संबंध है, तो इन सब पे क्या होता है, अगर आप इस प्रकार से बोलोगे तो आपके पास ये मूल अधिकार नहीं है। तो सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से कहूं कि यहाँ कुछ प्रतिबंध डिसाइड किए गए हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा डिसाइड नहीं किया गया था। बाद में फेडरल कोर्ट ने यहाँ डिसाइड किया था कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है कि भारतीय जो मूल अधिकार है उनमें और अमेरिकी मूल अधिकारों में क्या अंतर है थोड़ा सा, तो ये एक अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ, हो गया वाला। अब पढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि कि इतिहास क्या रहा है भारत में अधिकारों का। क्या लिखेंगे? भारत में मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या रही है। देखो जरा कि सबसे पहले अधिकारों की चर्चा, सबसे पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। और किसके नेतृत्व में आई थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर साहब मोतीलाल नेहरू जो है उनके निर्देशन में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। था क्या, हालांकि बेसिक अगर मैं इसका बताऊं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन इसको, कि साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो हमने साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि 1927 में जब साइमन कमीशन आता है तो वो अपने साइमन कमीशन 1927 में जब बना तो उसमें 7 के 7 व्यक्ति गोरे थे, इस वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में साइमन कमीशन के अगेंस्ट हमने कांग्रेस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट कहते हैं उसको। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की चर्चा की गई थी, माइनॉरिटीज को अधिकार देने की चर्चा की गई थी। एक सेकेंड, हाँ जी, सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की चर्चा की गई थी। उसके बाद ये 1928 के बाद इंडिया में अगला अधिकारों से संबंधित अगला मामला क्या था? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन किस वर्ष का है? 1931 का। कराची अधिवेशन 1931 का, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इनके समय अगर बात करें, इस सम्मेलन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस कराची अधिवेशन में 8 मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। 8 मूल अधिकारों का संकल्प जो है वो लिया गया था कि नागरिकों को कितने मूल अधिकार मिलने चाहिए? 8 मूल अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ 8 मूल अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे कि 8 मूल अधिकारों में उन्होंने क्या किस पर चर्चा की थी कि स्वतंत्रता संबंधी अधिकार होने चाहिए व्यक्ति को। फिर अपने बात करें तो अपने व्यक्तिगत अधिकार हो, व्यक्तिगत अधिकार मिलने चाहिए। अस्पृश्यता के खिलाफ
अधिकार होना चाहिए, अस्पृश्यता जो अभी अनुच्छेद नंबर 17 में है तो वो अस्पृश्यता वाला लिखा था। वहां पे गुलामी दास्ता जो है उससे मुक्ति मिलने के लिए अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार से न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार के खूब सारे सिद्धांत जो हैं उन पे चर्चा की गई थी किसमें, कराची अधिवेशन। ठीक है, तो ये कराची अधिवेशन था। ठीक है साहब, अभी हमने पहले नेहरू रिपोर्ट देखा, उसके बाद हमने कराची अधिवेशन देखा। अब चर्चा करेंगे अपने समितियों पर कि जब संविधान सभा जो बनी उसमें मूल अधिकारों संबंधी समिति का हेड कौन था। देखिए जरा, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे। फिर मूल अधिकारों पर एक उप समिति भी बनी थी। मूल अधिकारों पर एक उप समिति भी बनी थी कि इस समिति में अध्यक्ष कौन थे। जे बी कृपलानी अध्यक्ष कौन थे। जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ध्यान देना, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और इसके अध्यक्ष उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अब इसके बारे में अगर और बातें करें आपने, देखिए जरा कि कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक बार पूछा गया कि आप क्या मानते हो कि संविधान का सबसे टफ पार्ट कौन सा रहा है। तो उन्होंने कहा कि संविधान का सबसे आलोचित भाग है, जिसकी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म की गई थी, वो भाग कौन सा रहा है, भाग नंबर 3 रहा है। और लगभग इस संविधान पर समितियों में जो चर्चा हुई है वो कितने दिन चर्चा हुई है, 38 दिन तक इस भाग पर चर्चा जो है वो की गई है। ये अंबेडकर साहब के द्वारा दिया गया एक वक्तव्य है कि सबसे आलोचित भाग, अगर पूछ ले पेपर में कि निम्न में से किसने संविधान के भाग 3 को संविधान का सबसे आलोचित भाग माना है, तब आप क्या आंसर करेंगे, भाग नंबर 3 को ये आलोचित भाग माना है किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ये कुछ फैक्ट थे जिनमें अपने को इतिहास से जुड़े हुए थे कि कैसे कैसे भारत में मूल अधिकारों की रूपरेखा रखी गई। और इनके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब मूल अधिकारों की कुछ विशेषताओं पे बात करते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं जो मूल अधिकार जो है, देखिए विशेषताएं आप कहेंगे पेपर में जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तब विशेषताएं पूछी जाएंगी आपसे। ध्यान देना कि जब स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर फंडामेंटल राइट से बनेगा तब आपसे क्या पूछी जाएंगी, विशेषताएं। और दूसरा, मूल अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है गलत है, जब थॉट प्रोसेस वाले प्रश्न आएंगे तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, विशेषताओं की जरूरत पड़ेगी, वहां इस प्रकार के सवाल बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए आपको रेडी कर रहा हूं। देखिए अपन कोई टॉपिक पढ़े और उस टॉपिक में अगर फिर भी कोई कमी रह जाए, भी अपने कहें कि नहीं ये मेरा लेवल नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे, आज कुछ भी पता नहीं है पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो ना आपको पता है या ना मुझे पता है। प्रीवियस ईयर के आधार पे ही अपन निर्णय लेते हैं कि कौन से प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न है स्टेटमेंट वाले जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसलिए अपन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, पूरा टॉपिक अपन उस तरीके से करना चाहते हैं कि प्रश्न किसी भी प्रकार का आए अपने को उसका आंसर आना चाहिए। ये थ्योरी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं ना। चलिए विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले एक तो आप पढ़ ही चुके हो कि इनकी प्रकृति क्या है। इनकी प्रकृति जो है वो क्या है, न्यायोचित है, जस्टिसिएबल है। न्यायोचित का मतलब होता है कि अगर उल्लंघन हुआ तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और राज्य पर ये दबाव है, राज्य पर ये अनिवार्य शर्त है कि इसे लागू किया ही जाएगा, तब उसको क्या कहते हैं, न्यायोचित या वाद योग्य कहते हैं। क्या है, दो बातें ध्यान रखिएगा, जब भी आपको न्यायोचित देखने को मिले तो वहां दो बातें याद रखिएगा कि एक तो राज्य के लिए मतलब सरकार के लिए जरूरी है कि मूल अधिकार लोगों को प्रदान किए जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, जब सरकार इनका उल्लंघन करेगी या इन्हें लागू नहीं करेगी तो नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और कोर्ट को कहें कि भैया सर प्लीज सरकार को आदेश दीजिए और हमारे मूल अधिकार हमें दीजिए। तो इस प्रकार का काम हो सकता है। तो दो ही शर्त है, क्लियर है। तो ऐसे जस्टिसिएबल है, अपने प्रकृति कैसी है, जस्टिसिएबल प्रकृति है, इसकी नेचर है इसकी। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा, ये असीमित नहीं है, जबकि इन पर
युक्ति युक्त प्रतिबंध हैं, मतलब कुछ मात्रा में इन पे रीजनेबल प्रोहिबिशन किया गया है, रीजनेबल रोक लगाई गई है इस पे कि कैसे, जैसे कि बोलने का अधिकार है। अपने को कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है कि आप बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने के नाम पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे अश्लीलता फैलाता फिरेगा तो हम उसे बोलने नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात बोलेगा जिससे देश में दंगे भड़कने की संभावना होगी, देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश की संप्रभुता पर चोट पहुंचेगी, तब हम उसे बोलने नहीं दे सकते। अब जो प्रतिबंध लगाए गए हैं बिल्कुल सोच समझकर, बिल्कुल सही तरीके से लगाए गए हैं, ताकि लोकतंत्र की जो अनिवार्य शर्त होती है कि व्यक्ति को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, वो मौका भी मिले और वो कुछ ऐसा भी ना बोले जिससे देश में पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बिगड़े। तो ये युक्ति युक्त प्रतिबंध है, मतलब सही तरीके से लगाए गए प्रतिबंध हैं जो हमें अपने लगाए गए हैं, अनलिमिटेड नहीं है। अमेरिका में शुरुआती दौर में इसे अनलिमिटेड रखा गया। तीसरा बात करें और देखें कि ये स्थायी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, स्थायी नहीं है। कैसे? तो आपको स्थायी कैसे नहीं है, मतलब इनको सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, और वो आपातकाल में होता है, निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, बाकी सभी निलंबित हो सकते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और आगे और बात करें कि इसमें एक विशेषता ये भी है कि ये व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। जैसे अब आप कहोगे कि ये कैसा मामला है, देखो जरा, व्यक्ति के खिलाफ कहां है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती, अस्पृश्यता नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति, सरकार तो छोड़ो, सरकार तो दूर की बात है, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का प्रैक्टिस करता है, छुआछूत का व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बचाने के लिए दिया गया अधिकार है, तो ये व्यक्तियों के खिलाफ भी है। फिर अनुच्छेद 15(2) कहता है कि कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार जो है वो दुकानों पर, सार्वजनिक भोजनालय, मनोरंजन स्थल है, होटल हैं, इनमें प्रवेश से नहीं रोकेगी, स्नान घाटों, कुओं, सड़कों, इन पे इनका उपयोग करने से नहीं रोकेगा, कोई व्यक्ति है चाहे कोई सरकार है। तो इस प्रकार से ये वहां भी उपलब्ध है। राज्य की बात करें तो अनुच्छेद 14 है कि राज्य सभी के साथ क्या व्यवहार करेगा, बराबर व्यवहार करेगा। अगर बराबर व्यवहार नहीं करेगा, कानून के समान नहीं चलेगा, कानून के समक्ष सबको एक नहीं मानेगा, तो कान पकड़वा लो। कोर्ट पर बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में लगाओ एप्लीकेशन, पकड़ लेगा कान सुप्रीम कोर्ट सरकार के। ये हो गया है। अनुच्छेद 15 में 5 आधार दिए गए हैं कि अनुच्छेद 15 में जो 5 आधार है उन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य, तो ये राज्य के खिलाफ भी है और व्यक्ति के खिलाफ भी है। फिर आगे और अपन कहें कि ये कुछ अच्छे भी हैं और कुछ सकारात्मक भी है और कुछ नकारात्मक भी है। ये सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हैं। देखो पहले तो शब्द का मतलब क्लियर करो, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है कि कुछ देना, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना, यदि इस सेंस में होगा तब वो कैसा अधिकार होगा, सकारात्मक। नकारात्मक होगा जब कोई अधिकार किसी व्यक्ति को, सरकार को कोई काम करने से रोकेगा, तब वो क्या करेगा, नकारात्मक। तब वो क्या कहलाएगा, नकारात्मक। सकारात्मक में जैसे अनुच्छेद नंबर 15(3) में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होंगे, ये सकारात्मक है। ये कैसा अधिकार है, सकारात्मक वाला है। अनुच्छेद नकारात्मक की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी इक्वल रहेंगे, विधि के सामने सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 में भी भेदभाव पर रोक लगाई गई है, तो ये कैसे अधिकार है, ये नकारात्मक है। तो ये रोक रहे हैं कुछ करने से तो वो नकारात्मक है, जब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कैसे अधिकार है, सकारात्मक है। और देखें अपने और कुछ रह गया क्या इसमें, राज्य व व्यक्ति दोनों के खिलाफ है, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है, असीमित है। मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं वो आ गई हैं, बाकी जैसे जैसे अपन चलेंगे आगे और भी अपन देखते चलेंगे। क्लियर है। अब पढ़ते हैं मूल अधिकारों की संख्या। मूल अधिकारों की संख्या, कितने मूल अधिकार हैं अपने पास।
मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे। इंग्लिश में कहेंगे ओरिजिनली। ओरिजिनली अगर कहें तारीख पूछे तो 26 जनवरी 1950। जब भी पॉलिटी में आप मूल रूप से वर्ड पढ़ेंगे उसका एक ही मतलब होगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तो उस समय कितने मूल अधिकार थे, ये बात आपसे पूछी जाएगी और इसके लिए मूल रूप से शब्द आएगा, इंग्लिश में आएगा ओरिजिनली। लेकिन ये 7 हैं, वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान में कितने हैं? कुल 6 अधिकार हैं। तो अर्थात क्या मतलब हो गया कि एक अधिकार हटाया गया, एक अधिकार जो है वो हटाया गया है। देख लेंगे अपन, उसकी चर्चा भी कर लेंगे। देखिए जरा, देखते हैं कि कौन कौन से हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। क्या नाम है? नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है, यहां शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, राज्य किसी का शोषण नहीं कर सकता, ये कहा गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और 5 नंबर की अगर बात करें तो कहा गया है समानता, स्वतंत्रता, शोषण, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और एक यहां है संपत्ति का अधिकार। और एक अपने 7 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का उपबंध, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उपबंध। ये टोटल अधिकार यहां 7 बात की गई है। मैंने मूल रूप वाले 7 लिखे हैं, वर्तमान में 6 हैं, ये आपको मैंने बताया है। अभी देख लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए पहले। समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 से 18। 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 19 से 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 25 से 28। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 29 और 30। लेकिन ध्यान देना, यहां शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये अल्पसंख्यकों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ये अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखेंगे आप, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज वाला है। माइनॉरिटीज की अभी चर्चा करेंगे। संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 में था, जो अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। जो अब आगे बढ़े, अनुच्छेद नंबर 32 जो है वो अपने संवैधानिक उपचारों का उपबंध है और यही संविधान की गारंटी है। अनुच्छेद नंबर 32 ही संविधान की गारंटी है। इसमें ही कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो या राज्य सरकार मूल अधिकारों को लागू नहीं करती है तो आप राज्य के खिलाफ एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। कहां लगा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अनुच्छेद 32 का यूज करते हुए। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन इस मामले में यहाँ 32 नंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है। क्लियर है यहाँ? अच्छा, एक मैंने राज्य शब्द कई बार यूज में लिया, तो मैं यहाँ राज्य के बारे में बता दूं कि यहाँ राज्य देश का मतलब है। यहाँ राज्य का सेंस क्या है? देश से है। देखिए जरा, राज्य अब होता क्या है? वैसे तो 3 शब्द होते हैं, देश, राष्ट्र और एक अपना होता है अपने राज्य। 3 शब्द होते हैं। देश शब्द जो होता है वो ज्योग्राफी के हिसाब से किसी एरिया के लिए होता है। राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से वो शब्द होता है, जबकि राज्य शब्द प्रशासनिक दृष्टि से होता है। क्योंकि अपने यहाँ राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान इनके लिए भी यूज करते हैं, तो वहाँ बच्चों को द्वंद्व रहता है कि राज्य ये राजस्थान वाला राज्य है, यूपी वाला राज्य है या देश वाला राज्य है। तो ध्यान देना एक बात पे कि पॉलिटी में भाग नंबर 5, पॉलिटी में भाग 5 तक जब भी राज्य शब्द आता है तो 99.99% वो किसके लिए आता है? वो हमेशा देश के लिए आता है।
ये एक फॉर्मूला बना लो, क्या कि अब भाग 5 तक, 1 से लेके 5 तक जो शब्द आते हैं वो किसके लिए आते हैं, वो हमेशा किसके लिए हैं, वो अपने देश के लिए है। जैसे हालांकि भाग 1 में राज्य शब्द है लेकिन वो पर्टिकुलर राज्यों की बात करता है, जैसे अनुच्छेद 2 है संघ में नए राज्य का प्रवेश, अनुच्छेद 3 है कि नए राज्य का गठन, वो 3 है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना, सब में जो राज्य वर्ड है वो हमेशा किसके लिए आएगा, देश के लिए आएगा। एक तो ये। दूसरा, माइनॉरिटीज क्या होती है, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, ये एक सवाल है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि ऐसे समुदाय जिसकी संख्या कुल जनसंख्या में 50% से कम है। क्या बोला मैंने, कि अगर किसी देश में 100 लोग रहते हैं, उसमें से 100 में से 60 लोग तो क्या हैं, ए कैटेगरी के हैं, 10 लोग हैं बी कैटेगरी के हैं, और 20 लोग हैं वो सी कैटेगरी के हैं, और 10 लोग हैं वो डी कैटेगरी के हैं। तो अब देखिए, ये तो क्या हो गए, बहुसंख्यक, जबकि बाकी सभी क्या हो गए, अल्पसंख्यक। अपने यहाँ ए जो है वो हिंदू है, ए जो है वो क्या है, वो हिंदू है, बाकी समुदाय जो है वो सभी क्या है, अल्पसंख्यक है, क्योंकि इनकी जनसंख्या, प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 50% से कम है। तो ये अल्पसंख्यक होते हैं, ये माइनॉरिटीज होते हैं। इन माइनॉरिटीज की चर्चा अपन अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में करेंगे। क्लियर है। इसके बीच में हालांकि एक अनुच्छेद और है 21A, वो अलग से पढ़ेंगे अपन। शिक्षा का अधिकार है, 86वें संविधान संशोधन 2002 वाला है, तो याद रखेंगे। लेकिन पहले किसकी चर्चा करेंगे, संपत्ति के अधिकार की चर्चा करेंगे। तो आइए संपत्ति के अधिकार की चर्चा करते हैं कि संपत्ति के अधिकार, हाँ जी, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार की क्या खास बातें हैं, इन्हें कब हटाया गया, कब जोड़ा गया, आइए डिटेल में चर्चा करते हैं इसकी। क्या बनेगा, देखो जरा, संपत्ति का अधिकार, ये संविधान में मूल रूप से हमारा एक मौलिक अधिकार था, एक मूल अधिकार था। ठीक है भी, हमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था। एक व्यक्ति जहां चाहे पूरे देश में कहीं भी संपत्ति खरीद सकता है, वो संपत्ति रख सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं थी। लेकिन चूंकि संपत्ति के अधिकार में मामला गड़बड़ा गया, यह अधिकार देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा बनने लगा, तो सरकार को लगा क्यों ना इसे बदला जाए। तो इसके लिए इस संपत्ति के अधिकार को संविधान से नहीं हटाया गया, बल्कि मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अक्सर लगता है कि संविधान से हटा, संविधान में अभी भी मौलिक अधिकार है, संविधान में अभी भी संपत्ति का अधिकार है, लेकिन एक फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं है। एक तो ये बात क्लियर रखिएगा। संपत्ति का अधिकार कहां कहां था, भाग नंबर 3 में, अनुच्छेद नंबर 19(1)(f) में शामिल था, और एक अनुच्छेद नंबर 31 में शामिल था। इसे 2 जगह उल्लेख किया गया था संविधान में। बाद में यहां से इसे हटा दिया गया, यहां से इसे हटा दिया गया। हटाया कब गया, 44वें संशोधन से। कब हटाया गया, 44वां संशोधन 1978। 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में। अगर पूछे कि ये संशोधन के समय सरकार किसकी थी, अगर पूछे कि इस समय भारत के पीएम कौन थे और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये तीनों ही सवाल आपको पता होने चाहिए। देखिए जरा कि इस समय अगर बात करें सरकार कौन सी थी, तो सरकार थी जनता पार्टी की, सरकार थी जनता पार्टी। और पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई, भारत के सबसे वृद्ध पीएम जो हैं मोरारजी देसाई। और राष्ट्रपति कौन थे इस समय, नीलम संजीव रेड्डी, जो पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, बाद में उन्हें जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, क्लियर है। तो नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, ये 1977 से 1982 तक भारत के पीएम रहे हैं, 82 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। क्लियर है। 25 जुलाई कब सीएम बने, कब अपने प्रेसिडेंट बने थे, 25 जुलाई को। और आज भी भारत में सभी राष्ट्रपति जो हैं, नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति आए हैं, उनका सभी का शपथ ग्रहण, उन्होंने सभी ने अपना पद कब ग्रहण किया है, 25 जुलाई को ही ग्रहण किया है। तो भारत का राष्ट्रपति परंपरा बन गई है, ये परिस्थितियां बन गई है कि 25 जुलाई को ही अपन शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अपने वाले ना, तो ये ध्यान रखना 25 जुलाई वाला। मोरारजी देसाई, ये कब से कब तक पीएम रहे थे, 1977 से 79 तक पीएम रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी पीएम रहे हैं, ठीक है साहब, ये अपने हटा दिया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति,
अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है? अभी वर्तमान में ये एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। अंतर बताऊंगा अभी क्या अंतर होता है। भाग नंबर 12 में है, अनुच्छेद नंबर 300A में है, ये यहां जोड़ा गया है। अनुच्छेद नंबर 300A में इसे रख दिया गया है, तो यहां से हटाकर इसे कहां डाला गया? भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300A में इसे डाला गया। मामला क्या है पूरे संपत्ति के अधिकार का? देखिए जरा, कि पहले जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो अंग्रेजों ने जमींदार को, मतलब गांव का मालिक जो माना था वो जमींदारों को माना गया था। तो सारी जमीन कागजों में किसके नाम लिखी हुई थी? वो जमींदारों के नाम लिखी हुई थी। अब चूंकि संविधान जब बनाया गया तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया। सरकार ने जब आज़ादी के बाद, संविधान के बाद उनसे वो जमीन लेनी चाहिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी कि नहीं भाई, ये तो जमीन हमारी है, जब नाम हमारे है तो, और संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, तुम कैसे हमसे छीन सकते हो? और आर्टिकल 32 के अंडर वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस पे अब सरकार उनसे अधिकार छीन नहीं सकती, तो सरकार ने पहले प्रावधान किया 9वीं अनुसूची का। 9वीं अनुसूची में भूमि और जमींदारी प्रथा वाले कानूनों को शामिल किया, और 9वीं अनुसूची में डालकर लिखा गया कि कोर्ट 9वीं अनुसूची के जो 9वीं अनुसूची के जो कानून है उनकी समीक्षा नहीं कर सकता, ये कहा गया। तो उस दौरान पूरा मामला ये इस काम चलाने के लिए किया गया। ठीक है साहब, क्योंकि पहले जमीन क्या होती थी? एक व्यक्ति के पास 500 एकड़ जमीन है, अब उससे कैसे ली जाए ताकि हमें आर्थिक समानता लानी है, जिनकी जमीन ओरिजिनली है उन्हें बांटनी है और जो सबको बराबर करना है। तो इस तरीके से हमने व्यवस्था बनाने के लिए इनसे जमीन छीननी चाहिए, तब ये अधिकार हमारे मार्ग में कहीं ना कहीं अटका। उसके बाद इसे मूल अधिकार से हटाकर कहां डाला गया? संवैधानिक अधिकार के रूप में डाला गया। अब संवैधानिक अधिकार की खास बात है कि जब कोई अधिकार मूल अधिकार नहीं है तो उसका सरकार इजीली क्या कर सकती है? सरकार इजीली उसको ले सकती है, सरकार इजीली उससे छीन सकती है, क्योंकि मूल अधिकारों का ही लफड़ा है। बाकी तो सरकार के पास सारी पावर है, मूल अधिकार जो है वो गारंटी है, इस वजह से नहीं छीन पा रही सरकार। तो इसके लिए बाद में इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया ताकि आगे भविष्य में कभी ऐसी दिक्कत ना आए। इसका एक बड़ा पॉपुलर केस भी है जिसमें 2 भाइयों के पास 500 एकड़ जमीन थी। पंजाब सरकार ने उन पर नियम लगाकर, भूमि अधिग्रहण का नियम लगाकर 30-30 एकड़ की लिमिट सेट की गई कि प्रत्येक व्यक्ति भारत में पंजाब में 30 एकड़ जमीन ही रख सकता है। तो वहां से उन्हें 60 एकड़ जमीन छोड़कर 440 एकड़ जमीन सरकार ने उनसे ले ली थी, दोनों भाइयों से। तो ये एक बड़ा केस है संपत्ति के वाद का, संपत्ति के अधिकार का। क्लियर है? तो ये संपत्ति का अधिकार है। हटाया कब? हमने पढ़ लिया, हमने कब हटाया गया इसे, शामिल कब, कहां शामिल है, वर्तमान में कहां है? तो ये भाग 12 के 300A में है। 44वें संशोधन से यहां से हटाकर यहां डाल दिया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने, हो गया अपने मूल अधिकारों की संख्या होगी। अब आते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 12 में। अच्छा, आपने एक बात नोट करी होगी कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। हमने मूल अधिकारों की जो चर्चा करी है वो 14 से शुरू करी और कहां तक खत्म कर दी? 32 तक। लेकिन जब हमने पहली स्लाइड लिखी थी वहां हमने लिखा था कि मूल अधिकार कितने हैं? 12 से 35 तक। अब आप कहोगे क्या कि एक तो 12 नंबर, एक 13 नंबर, 2 तो ये है, उसके बाद वाले 33 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर। इन अधिकारों का क्या हुआ? इन आर्टिकल्स का क्या मामला है? देखिए जरा, ये आर्टिकल हमारे मूल अधिकार नहीं है। 12, 13, 33, 34, 35, 12, 13, 33, 34, 35 में हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि 14 से 32 के अंदर जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, इनकी शब्दावली क्लियर करने के लिए हमने ये वाले आर्टिकल को शामिल कर रखा है कि कब इन पे कानून कौन बनाएगा। जैसे अनुच्छेद 35 में लिखा है कि कानून कौन बनाएगा, संसद इन पे कानून बनाएगी। फिर 33 और 34 में है कि अपने पुलिस के समय सशस्त्र बलों के अधिकार क्या होंगे, मार्शल लॉ के अधिकार क्या होंगे, फिर कानून क्या होगा, इस प्रकार की बातें एक्सप्लेन की गई है। क्लियर है? तो ये 5 हमारे आर्टिकल मूल अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको लागू करने के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये आप याद रखेंगे। हम पढ़ेंगे आगे अपने अनुच्छेद नंबर 12। सबसे पहले अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करें। लगाइए हेडिंग अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा है। क्या बताई गई है इसमें? राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन,
अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो यहाँ राज्य की बजाय किसकी परिभाषा है? सरकार की। राज्य की बजाय किसकी परिभाषा? राज्य के अर्थ क्या है? देश की परिभाषा है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये देखिएगा जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए जरा, राज्य में एक तो इसमें इंक्लूड है केंद्र, केंद्र स्तर पर, और केंद्र स्तर के बाद इसमें एक है राज्य स्तर पर, एक इसमें इंक्लूड है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर देखो जरा कि केंद्र स्तर पर क्या इंक्लूड है। एक तो इसमें केंद्र स्तर पर है संसद, संसद को राज्य का पार्ट माना गया है। दूसरा इसमें केंद्र सरकार, ये पार्ट माने गए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, राज्य के स्तर पर अगर चर्चा करें तो राज्य के स्तर पर एक तो माना गया है इसमें क्या? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य माना गया है, राज्य विधानमंडल है। फिर एक इसमें माना गया है क्या? एक अपने बात करें तो एक इसमें है राज्य सरकार, राज्य सरकार। फिर स्थानीय स्तर बोले तो ग्राम पंचायत हुई, ग्राम मतलब ग्रामीण पंचायती राज जो आ गया, एक नगरीय निकाय वाले जो आ गए। तो इसमें क्या माना गया है? इसमें देखो जरा, इसमें क्या माना गया है? पंचायती राज, और इसमें नगरीय निकाय, नगरीय निकाय के अलावा छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड जैसे नसीराबाद राजस्थान में, अजमेर के नसीराबाद में छावनी बोर्ड है, तो वो छावनी बोर्ड इसमें इंक्लूड है। देखिए जरा, पंचायती राज में फिर आगे क्या बन गए अपने? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और एक अपना बन जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद मतलब गांव का ढांचा जो है, गांव के विकास के लिए जो हमने ढांचा बना रखा है उसकी बात की गई है। एक अपने नगरीय निकायों में आ जाएगा क्या? एक तो नगरपालिका बोर्ड आ गया, नगरपालिका बोर्ड आ जाएगा, नगर परिषद आ जाएगा, और एक नगर निगम आ जाएगा। ये तीन आ गए हैं। तो ये राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या होगा, राज्य शब्द जो आया है उसका अर्थ क्या होगा, ये यहां लिखा गया है। पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा एक और पॉइंट है उसमें, संविधान में जो शब्दावली लिखी है मैं उसका यूज करना चाहता हूं, क्योंकि कारण है इसका कि कई बार पेपर में शब्दशः सवाल आएगा कि किनमें इन निम्न में से किस लाइन का उपयोग शब्दशः संविधान में किया गया है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अपन PYQ सीरीज में उनका डिस्कशन करेंगे कि कौन से प्रश्न है जो ऐसे मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इसमें है स्थानीय अन्य प्राधिकारी। अब देखो, अन्य प्राधिकारी ये एक ऐसी छतरी है जिसके अंदर बाकी अगर कुछ बच गया तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। जैसे अन्य प्राधिकारी में क्या आ गया? PSU। PSU बोले तो सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कंपनियां। उपक्रम कौन कौन सी है? ONGC है, LIC है, BPCL है, सेल है, ये इसमें आ गया है। और अन्य प्राधिकारी में अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी संस्था को घोषित कर दिया तो वो आ गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर रखी है कि अन्य प्राधिकारी में क्या क्या इंक्लूड होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कंपनी जिसकी फंडिंग सरकार करती है तो वो कौन है? वो अपने राज्य की दायरे में आएगी। अगर उसने कुछ किया तो भी ये मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। गलत काम किया तो मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, राज्य के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। अगर कोई कंपनी है जिसको सरकार कंट्रोल करती है, फंड नहीं देती लेकिन सरकार कंट्रोल करती है, उसके डायरेक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तीसरा, कोई ऐसी कंपनी है जो सरकार के किसी विभाग के अंडर में काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वो भी क्या मानी जाएगी? राज्य मानी जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ गाइडलाइन डिसाइड कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, कह रखा है कि वो सब भी किसके अंदर में आएंगे? वो भी इसके अंडर में आएंगे। क्लियर है? तो ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल पर चलते हैं। यहां राज्य शब्द क्या है कि
आगे देखिए इसके उपयोग कैसे होगा, इस लाइन का उपयोग कैसे होगा कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये करेगा, इस प्रकार से आएगा। तो राज्य नहीं करेगा या राज्य कुछ करेगा, ये हमें पता क्या लगा कि भैया ये सब मिलकर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इनमें से कोई एक पार्ट होगा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये हमने इसलिए बताया कि राज्य शब्द क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहा गया है कि इसमें मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब होता है अल्पीकरण करने वाली विधियां, विधियां शून्य होंगी, ये कहा गया है। शून्य मतलब असंवैधानिक करार दे दी जाएंगी। अल्पीकरण, पहले तो शब्दों का मतलब समझो। अल्पीकरण बोले तो कि मूल अधिकारों में कमी करती है या मूल अधिकारों में कटौती करती है, अगर ऐसा कोई कानून है तो वो है। असंगत बोले तो उनके विरोध में, उनके खिलाफ, जो मूल अधिकारों के खिलाफ जो है वो, अगर ऐसा कोई कानून है तो वो, और मूल अधिकारों के कमी करने वाला जो है वो, ये दोनों ही क्या माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। मतलब उन्हें हम विधि नहीं मानेंगे और उनको खत्म कर दिया जाएगा, ये कहा गया है इसमें। अनुच्छेद 13 मतलब सिंपल भाषा में अगर कहूं तो अनुच्छेद 13 न्यायालय को शक्ति देता है। और किसकी शक्ति देता है? न्यायिक समीक्षा की। किसकी शक्ति देता है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, और कहता है कि भैया कोर्ट, भैया तुम टाइम टाइम पर चेक करते रहना, अगर कोई विधि तुम्हें लगे कि मूल अधिकारों के खिलाफ है, मूल अधिकारों के साथ मिलकर काम नहीं कर रही है, तो तुम उसे बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे ही क्या घोषित कर देना, उसे असंवैधानिक करार दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर ये पावर दी गई है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि संविधान में जुडिशियल रिव्यू, अपने संविधान में न्यायिक समीक्षा का सीधा उपयोग कहीं नहीं है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 13 में इसका उपयोग है, अनुच्छेद नंबर 137 में इसका उपयोग है, अनुच्छेद नंबर 32 और 226 में न्यायिक समीक्षा का जो अपने को उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शब्दावली संविधान में कहीं भी नहीं। क्लियर है? न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया देखिए जरा, अनुच्छेद नंबर 13(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(1) संविधान से पहले की विधियों पर लागू होता है। संविधान पूर्व कानूनों पर लागू, संविधान पूर्व कानूनों पर लागू है, और इसे ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहा जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? हमने ऊपर क्या पढ़ा कि हम इस पूरे आर्टिकल में यही चर्चा करेंगे कि मूल अधिकारों को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम मूल अधिकारों के अगेंस्ट वाली कानून जो है उनको हम काट सकते हैं, यही चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया कि संविधान के पहले से जो कानून है, अगर वो कोई कानून है और वर्तमान में मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो भैया हम उसको क्या कर देंगे? उसको रद्द कर देंगे, उसको हम काट देंगे। अगर मान लीजिए किसी कानून में, अगर मान लीजिए कोई कानून है और वो कानून 10 लाइनों का कानून है, 10 लाइन है उसके अंदर, और उनमें से 2 ही लाइन क्या करती हैं, 2 ही लाइन अगर एफआर के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो हम इन 2 लाइनों को काट देंगे। ये कहा गया है। मतलब कि जिन जिन लाइनों से, जिन जिन तथ्यों से, जिन जिन बातों से मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, हम उसको काट कर बाकी विधि को लागू कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 2 लाइनें काटने से पूरे कानून का ही महत्व खत्म हो गया, तो फिर वो क्या काम की 2 लाइनें? फिर वो बाकी 8 लाइनें क्या काम की? कोई काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम पूरे ही कानून को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ये बात कहता है क्या? ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत है, जो किस पर है? जो लागू होता है अपने संविधान पूर्व कानूनों पर लागू होता है। अनुच्छेद नंबर 13(2) ये संविधान के पश्चात वाले कानूनों पर होता है।
संविधान पश्चात कानूनों पर लागू। क्या कहा गया है कि संसद कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। संसद FR फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों, कानून नहीं बनाएगी। और अगर बनाया भी तो उसका अगर कुछ पार्ट लगे कि कुछ पार्ट के कारण पूरा कानून खराब हो रहा है तो उस पार्ट को जो मूल अधिकारों के अगेंस्ट है उसको काट कर अलग कर देंगे। मैं अक्सर इसमें एक उदाहरण देता हूं कि इसमें एक उदाहरण दिया जाता है अक्सर क्लास में कि जैसे केला होता है, अपन कभी सब्जी लाते हैं घर पे, केला दब जाता है, वो थोड़ा पिलपिला सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा खराब सा दिखने लगता है, तो हम क्या करते हैं उसका वो वाला पार्ट हटा के फेंक देते हैं, बाकी खा लेते हैं। अपने समाज में यही होता है, सोसाइटी में जो होता है नॉर्मली है, देखते हैं घरों में आम होता है, आम के साथ भी यही होता है कि घर पे लेडीज होते हैं वो वाला पार्ट काट देते हैं, बाकी वाला पार्ट साफ साफ रख लेते हैं। यही हमने अधिकारों में लगा दिया। ये हमने कहां से सीखा? वो अधिकारों से ही सीखा कि अगर कोई कानून है उसका कुछ भाग मूल अधिकारों के खिलाफ है तो उसको काट के अलग कर दो, बाकी वाले कानून को एक्सेप्ट कर लो। अगर काटने से वो भाग काटने से पूरा कानून का सार ही खत्म हो गया तो फिर पूरा कानून ही जीरो हो जाएगा। ये इसमें कहा गया है, ठीक है। तो संविधान पश्चात कानूनों पर लागू होना, और हालांकि इसके लिए जो यूज किया गया है वो कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। क्या कहा गया है? पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सिद्धांत जो है, इस शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, ये पृथक्करण के सिद्धांत वाला मामला है, ठीक है। हालांकि एक और होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर भी होता है। अभी अधित्यजन का सिद्धांत, मतलब एक व्यक्ति स्वयं के मूल अधिकारों को त्याग सकता है, ये भी अधिकार होता है। क्योंकि इंडिया में ये लागू नहीं है इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे नहीं। ये अमेरिका में प्रावधान है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है कि एक व्यक्ति खुद घोषणा कर सकता है कि मैं मेरे मूल अधिकार त्यागता हूं। तो ये अमेरिकी संविधान में है, इंडिया में लागू नहीं है। अगर ये इंडिया में लागू हो जाता, संविधान निर्माताओं की सोच देखिए कितनी अच्छी है। संविधान निर्माता कितने प्यार से, कितने दूरदर्शिता के साथ संविधान बना रहे हैं कि उन्हें पता था कि भारत में अभी भी जब संविधान बनाने वाले, चलो अब तो 2026 चल रहा है, इसकी तो बात छोड़िए, आप एक इमेजिन करिए कि 1950 में आप जी रहे हैं, तो उस समय संविधान बना रहे हैं। अरे उस समय तो राजा महाराजा समाज में जमींदारों का, रसूखदारों का इतना प्रभाव था कि वो किसी से भी मूल अधिकार छुड़वा सकते थे। शिक्षा का स्तर बेहद कम था, अपने शिक्षा थी नहीं, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उन पर दबाव डालकर उनके मूल अधिकार हटाए जा सकते थे, उनसे त्याग करने के लिए कहा जा सकता था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है, अधित्यजन का सिद्धांत जो है, ये हम नहीं लेकर आएंगे। वो इसलिए नहीं लाया गया था, तो वो अमेरिकी संविधान में लागू है। क्लियर है? अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3 पर चलते हैं। हाँ जी, देखिए जरा अनुच्छेद 3 पे चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 13 पे, 13(3) की बात करते हैं। स्लाइड अपने पास, हाँ जी। 13(3) कहता है विधि की परिभाषा। 13(3) क्या कहता है? विधि की परिभाषा की चर्चा करता है कि कानून क्या होगा, कानून में क्या क्या इंक्लूड होगा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13(3) क्या कहा गया है? 13(3) में विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा देखिए जरा क्या है। एक तो अधिनियम, एक तो क्या बनाए गए हैं? अधिनियम। एक है अध्यादेश और एक है आदेश, उपनियम, बायलो, विनियम। ये शब्दावली है जो संविधान में इस्तेमाल की गई है, ये है। और एक है परंपराएं, रूढ़ी अथवा परंपरा, कस्टम्स व यूजेस, परंपराएं, ये है। यहां पे देखो जरा, अब अधिनियम कौन बनाएगा? या तो संसद बनाएगी या फिर राज्य का विधानमंडल बनाएगा, ये बनाएंगे अधिनियम। तो इन दोनों ने अगर कोई अधिनियम बनाया तो क्या माने जाएंगे? वो कानून माने जाएंगे, अनुच्छेद 13 का पार्ट माने जाएंगे। अध्यादेश कौन जारी करेगा? या तो अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्रपति या अध्यादेश जारी करेंगे राज्यपाल।
राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे ये कौन से आर्टिकल में होगा? ये अपने अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 में होगा, जबकि ये अपने अनुच्छेद नंबर 213 में होगा। ये अध्यादेश है। अध्यादेश क्या होता है कि जब अधिनियम नहीं बन सकता उस परिस्थिति में काम चलाने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कानून बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्यादेश कहलाते हैं, ऑर्डिनेंस कहलाते हैं। ये केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर ये परंपरा, ये जो ऑप्शन है वो दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को। आदेश, उपनियम, विनियम ये कौन बनाता है? ये सरकार बनाती है, सरकार के अधिकारी बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं आपको, सरकार के अधिकारी कैसे बनाते हैं कि कोई भी अधिनियम जब ऊपर से बन के आता है, जब लोकसभा से, राज्य की विधानमंडल से कोई भी अधिनियम जब बन के आता है, तो उस अधिनियम को लागू करने के लिए हमें कुछ अन्य बातों की जरूरत पड़ती है, अन्य कुछ प्रावधान चाहिए होते हैं। अब संसद उतनी बारीकी से काम नहीं कर पाती जितनी बारीकी से जरूरत होती है, तो उसके लिए लास्ट में एक लाइन लिख दी जाती है कि जब भी इस अधिनियम से जुड़ा कुछ जरूरत पड़ेगी, वो जिला कलेक्टर जो है वो इस संबंध में नियम बना सकते हैं, कि या राज्य के सचिव जो है उस संबंध में नियम पारित करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की एक लाइन जोड़ देते हैं, तो उसके माध्यम से ही क्या बनाए जाते हैं? ये नियम, छोटे छोटे नियम बनाए जाते हैं, अधिनियम को लागू करने के लिए ही बनाए जाते हैं। परंपरा या रूढ़ी मतलब ऐसा कोई काम जो पिछले 50-60 साल से सरकार से होता आ रहा है, सरकार में सरकारी कार्यों में होता आ रहा है, वो भी क्या माने जाएंगे? कानून की तरह ट्रीट किए जाएंगे। वो भी कानून का बल रखने वाली जो रूढ़ी परंपराएं हैं वो भी इसमें कंसीडर की गई है। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 13 में कहा गया है, इसके लिए, इनके लिए विधि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इनके लिए प्रवर्त विधि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। संविधान जो कहता है, संविधान में बात करें। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 13(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(4) कहता है, अनुच्छेद 13(4) कहता है क्या कि अपने संविधान संशोधन, मतलब अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। क्या कहा गया है कि संविधान संशोधन जो है वो एक विशेष विधि है, वो एक विशेष विधि है, उसको हम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कंसीडर नहीं करेंगे, ये कहा गया है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 से ऐड किया गया था, तो ये अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? ये बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद है। और ये कब जोड़ा गया था? 24वें संशोधन 1971 द्वारा। 24वां संशोधन 1971 इसके द्वारा जोड़ा गया था। और ये किसके पीएम कौन था इस समय? इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ने ये जो है ये जोड़ा था। राष्ट्रपति वीवी गिरी इस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये पीएम इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद है। जब न्यायपालिका और न्यायपालिका और विधायिका के बीच में द्वंद्व हो जाता है, विधायिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष होता है कि कौन सर्वोच्च है, कौन किसके निर्णयों को बदल सकता है, तो इंदिरा गांधी बाद में ये डिसीजन लेती है गोलकनाथ केस 1967 के डिसीजन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ कहा गया है 24वां संशोधन ये पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो ये थे अपने अनुच्छेद नंबर 13 तक। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जब ब्रीफ कर दूं आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, देखिए जरा एक बार देख लो फटाफट से, 1 मिनट में माइंड मैप बना लो पूरे लेक्चर का, कि जब तक किसी लेक्चर का माइंड मैप नहीं बनाएंगे तब तक आपने लेक्चर कितना ही अच्छा पढ़ा हो वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में टिकने वाला नहीं है। तो जो चीज़ आपने पढ़ी है, याद करी है, उसको समेटिए और एक माइंड मैप बनाइए जिसके आपको पता लग जाए कि इस चैप्टर में मैंने कौन कौन सी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स पढ़ी है। तब आपको रिवीजन करने के लिए नोटबुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार अच्छे से याद कर रखा है, 2 बार अच्छे से याद कर रखा है, तो उसके बाद आप उसे अच्छे से फिर से बिना नोटबुक के भी रिवीजन कब मर्जी कर सकते हैं। ये आपकी याद करने की क्षमताओं को बढ़ाता है। देखिए जरा कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखे बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, कौन से भाग में है, कौन सा आर्टिकल है, प्रकृति कैसी है, स्रोत क्या है, संघ सूची, और बाद में इसमें संशोधन कैसे हो सकता है। बिल ऑफ राइट्स की चर्चा करी हमने, इसमें बेसिक पढ़ा।
उसके बाद हमने इसमें देखी कि इसका इतिहास क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू, जिसमें अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार देने की बात की गई थी। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें 8 मूल अधिकार देने की बात की गई थी। न्यूनतम मजदूरी है, अस्पृश्यता है, गुलामी दास्ता वाला उससे मुक्ति का अधिकार है, और अपने स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत अधिकार है, ये सब बातें की गई थी। फिर उसके बाद समिति, संविधान सभा में समिति जो बनी थी इसकी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आ गया दो। इसके बाद हमने इतिहास के बाद इसकी विशेषताएं पढ़ी कि एक तो इनकी प्रकृति न्यायोचित है, अर्थात इसका उल्लंघन किसी ने किया या राज्य ने इन्हें लागू नहीं किया तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये पावर हमें दी गई थी। इसके अलावा कि इनकी जो है ये स्थायी नहीं है, समय समय पर इन्हें निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और फिर अपनों ने पढ़ा कि ये असीमित नहीं है, इन पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं, जो कि सही तरीके से लगाई गई है, लगानी भी चाहिए, ये पढ़ा। फिर ये सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हैं, सरकार को कुछ अच्छा करवाते भी हैं और सरकार को गलत करने से रोकते भी हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये व्यक्ति और सरकार दोनों के खिलाफ ही हैं, ये व्यक्तियों के अगेंस्ट भी हैं और सरकार के अगेंस्ट भी है, ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने चर्चा करी इसकी संख्या की, हमारे पास कितने मूल अधिकार थे, मूल रूप से 7 थे, अभी कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। फिर हमने किसकी चर्चा करी, संपत्ति के अधिकार की, और बाद में हमने चर्चा करी 2 आर्टिकल की, अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 13। अब बाकी जो बच गए इसके लेक्चर जो हैं वो अगले वाली सीरीज में होंगे, अगले वाले कल अपन इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर उसके आगे के जो आर्टिकल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहे बंसल क्लासेस के साथ। और फिर एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है संभव, तो इसलिए रिवीजन बड़ा जरूरी है। रिवीजन करिए, बार बार अपनी चीज़ों को पढ़िए। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।